हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ब्रेन स्टडीज। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपने 14 प्रिंसिपल जो चल रहे थे। आज हमारा चौथा प्रिंसिपल है, नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए समझते हैं क्या मतलब होता है यूनिटी ऑफ कमांड का। जनरली यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि एक वर्कर को एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिले। फिर से, एक टाइम पे एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिले। अगर उसे एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो वह अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये बॉस है, ये वर्कर है। अब एक बॉस ने इसे काम दे दिया तो यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है। सेकंड केस देखिए क्या है। मान लीजिए ये बॉस 1 है, ये बॉस सेकंड है और ये है आपका वर्कर। अब एक ही टाइम पे आपका ये वाला बॉस भी इसको काम बता रहा है, आपका ये वाला बॉस भी इसको काम बता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वर्कर कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले इसका काम करूं या पहले इसका काम करूं। तो यहां पर आपको यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई होती हुई नहीं दिखेगी। यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड कंप्लीटली अप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि एक बॉस एक ही वर्कर को एक टाइम में ऑर्डर दे रहा है। वर्कर के लिए भी आसान होगा, जो भी बॉस ने इंस्ट्रक्शन दी है उसको वो फॉलो करेगा। ये प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आपसे पूछा भी गया है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स के अंदर। यूनिटी ऑफ कमांड, अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव orders from one superior only. If he receive order from more than one superior, he will not be able to carry out order in a proper manner. अगर एक वर्कर को एक से ज्यादा बॉस से या एक से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा तो वो काम करने में सक्षम नहीं होगा या उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फेयोल ऑब्जर्व दैट इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, फेयोल ने ऑब्जर्व करा अगर इस यूनिटी ऑफ कमांड पे इंपैक्ट आएगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अथॉरिटी विल बी अंडरमाइन, आपकी अथॉरिटी पे दिक्कत आएगी। डिसिप्लिन विल बी इन डेंजर, आपके डिसिप्लिन जो आप मेंटेन कर रहे थे वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ऑर्डर विल बी डिस्टर्ब, जो आपको ऑर्डर मिल रहे थे, जो आपका काम हो रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। स्टेबिलिटी विल बी थ्रेटन्ड, जो आपने स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन कर रखी थी उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर विल बी डिनाइड, अब वर्कर भी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसका टास्क परफॉर्म करूं। कहीं ना कहीं वो अपनी लॉयल्टी को भी धीरे धीरे लूज कर देगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है पॉजिटिव इफेक्ट। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन विल बी क्लियर टू एवरीबॉडी, हर बंदे को पता हो कि कौन ऑर्डर देगा और किसका मुझे काम पहले परफॉर्म करना है या फिर मुझे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। मतलब कौन मुझे काम बताएगा और किसके लिए मुझे काम करना है। वर्क डन इन अ प्रॉपर मैनर, जो भी आप काम कर रहे हैं वो एक प्रॉपर बेहतरीन तरीके से करें, एक सिस्टम के तरीके से करें। नेगेटिव इफेक्ट, कंफ्यूजन अमॉन्ग द वर्कर, अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं कर रहे तो वर्कर के बीच में कंफ्यूजन रहेगा, वो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डिले इन वर्क, काम में डिले होगा। क्यों? दो बॉस एक वर्कर को काम बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक का काम पहले सेलेक्ट करेगा फिर दूसरे का करेगा, तो कहीं ना कहीं दूसरे के काम करने में डिले देखने को मिलेगा। तो ये था आपका पूरा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए अब समझते हैं अपना अगला प्रिंसिपल, नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फेयोल ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यह बताया है कि मान लीजिए आपकी एक यूनिट है, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, मैंने मान लिया इसे कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है।
अब ये प्रोडक्शन वाला सिर्फ अपनी प्रोडक्शन करने पर ही पूरा फोकस करे, आगे की किसी भी एक्टिविटी में कोई भी ध्यान ना लगाए। मतलब कैसे? सेल कैसे होगी, बिल्कुल ना सोचे प्रोडक्शन वाला। रॉ मटेरियल कैसे आएगा, ये बिल्कुल ना सोचे कौन? प्रोडक्शन वाला। सिर्फ वो अपनी प्रोडक्शन पर ही ध्यान दे। इन शॉर्ट, एक यूनिट अपने ही टास्क को बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म करे, अपनी यूनिट पे ध्यान दे कि पूरी प्रोडक्शन वाली यूनिट एक ही डायरेक्शन में, एक ही पाथ पे चल के काम करे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि प्रोडक्शन वाले ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन परफॉर्म करके काम को बेहतर कर लिया, ऐसे ही सेल वाले ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को परफॉर्म करके काम बेहतर तरीके से कर लिया। इस तरीके से धीरे 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 हर डिपार्टमेंट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का यूज करके हर टास्क को बेस्ट पॉसिबल वे में करता जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, जो भी टारगेट है, वो अचीव हो जाएगा। इसका मतलब ये है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स में। By unity of direction, FAOL means that one unit and one plan। मतलब एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्शन वाली है तो वो अपनी प्रोडक्शन के प्लान पर ही ध्यान दे, अगर सेल वाली यूनिट है तो वो सेल के ऊपर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर ले। For the group of activities having the same objective, in other words, all the activities of a work unit or group should be directed towards its common objective। अब जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो प्रोडक्शन वाला हो, चाहे वो सेल वाला हो, चाहे वो मार्केटिंग वाला हो, हर डिपार्टमेंट का मेन फोकस तो यही है कि किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का गोल को हम अचीव कर लें। This will lead to better coordination and help in the effective management of the enterprise। अगर हम इस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेंगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, और जब कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन बेहतर आउटपुट आपको प्रोवाइड कराएगी। पॉजिटिव इफेक्ट ही क्या लिखे हैं? पहला पॉइंट, ऑल द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अगर वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराने में आपकी हेल्प कर रही है। सेकेंड पॉइंट, देयर इज बेटर कोऑर्डिनेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हर डिपार्टमेंट आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन फॉलो होगा। नेगेटिव इफेक्ट, पहला पॉइंट, देयर वुड बी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द वर्कर। अगर आपके डिपार्टमेंट के अंदर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रहा तो वर्कर के माइंड में कंफ्यूजन रहेगा कि वो प्रोडक्शन में ध्यान लगाए कि वो अपना दिमाग सेल पे रखे। अब वो अपना दिमाग प्रोडक्शन को छोड़ के या फिर रॉ मटेरियल कैसे परचेज हो रहा है उस पर ध्यान लगाए। कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होगा अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी। इन इफेक्टिव वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, काम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकता अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को परफॉर्म नहीं करवा पा रहे। अब कभी कभी पेपर में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए समझते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में बात करेगी। मैंने बताया क्या, एक बॉस एक वर्कर को ऑर्डर दे, तो ये तो हो गई यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर पूरी यूनिट मतलब क्या है, ये अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड में वर्कर का ध्यान रखा जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है आंसर। FAOL says that unity of direction as related to the functioning of the business undertaking। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपके बिजनेस अंडरटेकिंग को देगा, पूरा का पूरा बिजनेस कवर होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर। एज अ होल,
while unity of command is related द फंक्शनिंग ऑफ पर्सोनल, मतलब क्या है, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड आपकी वर्कर से रिलेटेड होगा, पर्सोनल से रिलेटेड होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस वन यूनिट वन प्लान, ये चीज आपको याद हो, वन यूनिट वन प्लान देंगे पेपर में और पूछ लेंगे बताइए क्या है ये। एंड यूनिटी ऑफ कमांड मींस वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। अभी मैंने बताया था आपको क्या कि यूनिटी ऑफ कमांड में एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिले, तो ये है डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं अपना अगला प्रिंसिपल, नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल है, ध्यान से समझना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर काम कर रहा है तो उसके इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुआ, एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए एक वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पर्सनल डिजायर को, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने आया है, लेकिन उसकी डिजायर डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। अब डिजायर बढ़ने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को डे बाय डे नुकसान होता जा रहा है, तो उस केस में आपके वर्कर को अपनी डिजायर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म को भी लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब इस इंडिविजुअल वर्कर के इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं क्या होता है इसका मतलब। मान लीजिए एक वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा वर्क करना चाहता है ताकि उसे एक्स्ट्रा इनकम कुछ जनरेट हो सके एक्स्ट्रा काम करने से। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा काम करने की वजह से वो थोड़ा टायर्ड फील करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का रॉ मटेरियल या जो भी वो काम कर रहा है उतनी बेहतरीन तरीके से नहीं कर पा रहा, लेकिन जो वो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके पैसे वो पूरे ले रहा है, लेकिन आउटपुट अच्छा नहीं दे रहा, तो उसे वो काम नहीं करने दिया जाएगा। क्यों नहीं करने दिया जाएगा? क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान पहले रखना है एज कंपेयर टू उस इंडिविजुअल वर्कर के अकॉर्डिंग। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स में। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। Individual interest means the personal objective of the individual worker working in the organization। जो एक इंडिविजुअल वर्कर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सैलरी लेना या फिर कम काम करके ज्यादा पैसे कमाना, वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ फर्म के अंदर आता है, जो आपको मैंने पढ़ाए भी थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव चैप्टर फर्स्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर लेस वर्किंग आवर्स और हायर पे, काम कम करना चाहता है लेकिन पैसे ज्यादा लेना चाहता है। जनरल इंटरेस्ट मींस द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विद विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप। जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई है उसे बोलते हैं जनरल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, इसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई है। Individual join with different motive, but they should work for the achievement of organization goal। आपका एक वर्कर अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए फर्म में आता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट, अगर आपके डिफरेंस आया, इंडिविजुअल इंटरेस्ट कह लीजिए या फिर पर्सनल इंटरेस्ट कह लीजिए,
और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देगी, वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करेगी। द इंटरेस्ट और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिवेल ओवर द पर्सनल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा एज कंपेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट। चलिए पढ़ते हैं क्या है पॉजिटिव इफेक्ट। एब्सोल्यूट फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वर्कर पे ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जहां पर नुकसान होगा ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पर वर्कर की एक भी बात नहीं सुनी जाएगी। अगला पॉइंट, हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में बैलेंस है, तो अच्छे रिलेशन रहेंगे वर्कर के ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर से। नेगेटिव इफेक्ट, डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर डिफरेंस आ रहा है इंडिविजुअल इंटरेस्ट में और जनरल इंटरेस्ट में, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ मिलने से ही काम होगा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी साथ में चले और जनरल इंटरेस्ट भी साथ में चले। नेक्स्ट पॉइंट, डिले इन वर्क। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहे हैं तो काम में देरी होगी। तो ये था आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। चलिए अब चलते हैं अपने प्रिंसिपल नंबर 7, नाम है रेमुनरेशन ऑफ वर्कर और पर्सनल। इस प्रिंसिपल के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्कर को पैसे पे करेगी जो भी वो काम कर रहा है। फेयोल कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें आप फेयर सैलरी दीजिए। मतलब जितना वो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी उन्हें दे दीजिए। ऐसा ना हो कि आप उनसे काम तो ले रहे हैं ज्यादा लेकिन पैसे दे रहे हैं कम। मतलब दोनों के बीच में जितना काम उतने पैसे, मतलब फेयर सैलरी होनी चाहिए वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। जो वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को जितनी बेहतर सर्विस दे रहा है आप उसे उतनी बेहतर ही सैलरी दीजिए। ऐसा मत करिए कि काम उससे ले रहे हैं ज्यादा और उसे पे कर रहे हैं कम। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है नोट्स में। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट remuneration for work should be fair to both employees and organization। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में फेयर रेमुनरेशन होना चाहिए। चिटिंग ना हो कि भैया काम तो करवा ले ज्यादा, पैसे दे रहे हैं कम। द एम्प्लॉय मस्ट बी रेमुनरेटेड फेयरली फॉर देयर सर्विस रेंडर टू द कंपनी। उसे फेयरली पे कर दीजिए जितने उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस प्रोवाइड करी है। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर इज आस्क्ड टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर हिज डेज वर्क। अपने काम करने के बाद वो चाहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करूं, तो आप उसे एक्स्ट्रा पे कर दीजिए। ही मस्ट बी गिवन एडुकेट वेजेस फॉर द सेम। जो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसके लिए आप उसे एक्स्ट्रा पे कर दीजिए। पॉजिटिव इफेक्ट क्या लिखे हैं, मोटिवेशन ऑफ पर्सनल। अगर आप एक वर्कर को फेयर सैलरी दोगे तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड रहेगा कि भाई सही पैसे मिल रहे हैं, यहाँ तो मैं अच्छे से मन लगा के काम करूंगा। बेटर रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशन रहेगा। क्यों? वर्कर भी सेटिस्फाइड और मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड। नेगेटिव इफेक्ट, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल। अगर आप उसे फेयर सैलरी नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से और बाहर कहीं ना कहीं नई जॉब या नया काम ढूंढ रहा होगा। अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। अगर आप उसे अच्छी सैलरी नहीं दोगे तो अच्छे रिलेशन आपके नहीं रहेंगे मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। तो ये था आपका प्रिंसिपल रेमुनरेशन ऑफ वर्कर और पर्सनल। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप इतने को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से याद करके रट्टा मार लें। थैंक यू।